आवाज आ रही है बच्चों? लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? राजस्थान की क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु। और क्लाइमेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान की ऋतुएं पढ़ रहे थे अपन। और इसमें अपन पढ़ रहे थे विंटर टाइम, सॉरी ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल ही पढ़ रहे थे। ग्रीष्मकाल। और ग्रीष्मकाल का टाइम ड्यूरेशन कितना लिखा था बेटा अपन ने? मार्च से जून। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल रहता है। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब देखें अपन तापमान। सबसे पहले टेम्परेचर को। और जून माह का राजस्थान का मौसम मानचित्र, यही था ना लास्ट में? तापमान ही लिखाया था ना? टेम्परेचर, तापमान। और ये अपना राजस्थान। जून महीने का मौसम मानचित्र। कौन से माह का? जून का। समताप रेखाएं। इसमें आपको दो समताप रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। पहली बीकानेर से झुंझुनू की ओर चल रही है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बीकानेर से झुंझुनू। और दूसरी जालोर से पाली उदयपुर, यह है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा। समताप रेखा। और सिरोही में, आबू में 32 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा होती है। आबू में 32 डिग्री ऊपर, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। येलो। 34 डिग्री वाली जो है, ये दो को ही ध्यान में रख लेना, अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में इस मानचित्र से सवाल नहीं आया है। 34 डिग्री ये जालोर में है। जिला पहला जालोर, दूसरा पाली, तीसरा उदयपुर। इन तीन जिलों से गुजरती है। कौन सी? 34 डिग्री वाली। 32 डिग्री वाली माउंट आबू में है। इसमें है माउंट आबू में। अब रुको और देखो, सर्वाधिक तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर जो रहता है चूरू का रहता है। और ये रहता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। दूसरे स्थान पर आता है धौलपुर। हाँ, धौलपुर, और इसका 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरे स्थान पर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, इसका भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है। और चौथे स्थान पर झालावाड़। झालावाड़ का भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथे स्थान पे नहीं है ये। तीन उन स्थानों को, जिलों को ध्यान में रखना है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान किसका रहता है? झालावाड़ का। अब तीन मिनिमम वाले जिले भी ध्यान में रखने हैं। तीन में से पहला जिला आता है सिरोही। सिरोही का 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा आता है, वो आता है टोंक। टोंक का 43 डिग्री सेंटीग्रेड।
और चित्तौड़गढ़ इसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे से लिस्ट में ये तीसरे नंबर पे है। 45 है, हाँ, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नीचे से तीन कौन कौन से हैं? तो पहला है सिरोही, दूसरा है टोंक और तीसरा है चित्तौड़। न्यूनतम तापमान, तापमान और सर्वाधिक तापमान, तापमान में टॉप पर है चूरू, फिर है धौलपुर, फिर श्रीगंगानगर। झालावाड़ अगर स्पेशल पूछे कि दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक जून माह में तापमान कौन से जिले का रहता है, तो झालावाड़ का रहता है। क्या हुआ? अरे बेटा, उसमें पॉइंटों में अंतर है, पॉइंटों में अंतर है। मैंने क्या कहा, इस मैप से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, एक सिंपल नॉलेज होनी चाहिए। अगर, क्योंकि इसका सवाल तो जो आता वो तो मैंने पहले ही लिखा दिया। क्या लिखाया? काली मिट्टी लिखाई थी ना। तो जो सवाल पूछा जाता तो पहले पहले लिखा दिया मैंने। आपको इतना ध्यान रखना है, चूरू के बाद धौलपुर है बस। दूसरे स्थान पर कौन है? धौलपुर। और नीचे से चले तो दूसरे स्थान पर टोंक आएगा। 33 जिलों में कौन आएगा? टोंक। सिरोही के बाद, सिरोही का तो सबको ही पता है 35 डिग्री, लेकिन दूसरे स्थान पर टोंक है, तीसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़, और ऊपर से तीन स्थानों में चूरू, धौलपुर और श्रीगंगानगर। झालावाड़ विशिष्ट कंडीशन में ध्यान में रखना आपको। नोट करो। क्या फोटो खींच ली? है बेटा, हटू? नोट कर लिया? चले आगे, पहले नंबर पे लिखो। लिखो पहली लाइन में, यदि जून माह की समताप रेखाओं को देखें
जून माह की समताप रेखाओं को देखें तो लिख लिया, तो अगली लाइन में एरो लगा के 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, तो अगली लाइन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित होती है। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित होती है। उत्तरी भाग में स्थित होती है। और पांचों जिलों के नाम लिख लो। पहला जिला कौन सा? बीकानेर। दूसरा नागौर। तीसरा डीडवाना, ये लिखना भूल गया मैं। और चौथा सीकर। और पांचवा झुंझुनू। पांचवा झुंझुनू। पांचवा झुंझुनू। पहला कौन सा है बेटा? बीकानेर। दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, एक तो ये सवाल है। ठीक है, एक तो ये सवाल है, चूरू को टच करके जाती है। बाकी ध्यान दो, मेजर जिला कौन सा है? नागौर, बीकानेर, डीडवाना, सीकर और झुंझुनू। इन जिलों से गुजरती है। कौन सी? 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा। ठीक है, एक सवाल और है इसका, वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये भी नहीं आएगी, 34 भी नहीं आएगी, ना 38 आएगी, ना 36 आएगी, ना 40 आएगी। दो, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें अगली लाइन में लिखो 32 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी अंडरलाइन कर लेना, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सिरोही जिले में, सिरोही जिले में आबू ब्लॉक में स्थित होती है। सिरोही जिले में आबू ब्लॉक में स्थित होती है। कौन से ब्लॉक में होती है? आबू। आबू ब्लॉक में स्थित होती है। सिरोही जिले में आबू ब्लॉक में स्थित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान चूरू व धौलपुर जिलों का रहता है। चूरू व धौलपुर जिलों का रहता है। तथा न्यूनतम तापमान सिरोही व टोंक जिले का रहता है। न्यूनतम तापमान सिरोही व टोंक जिले का रहता है। न्यूनतम तापमान सिरोही व टोंक जिले का रहता है। जैसलमेर तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ रुको, इस लाइन में आगे वाला भाग तो सही बता रहा है आपको। लाइन को पढ़ो एक बार। कल भी इस पे जिक्र किया था, इधर देखो बोर्ड पे, एक मिनट बोर्ड पे देख लो। ठीक है, राजस्थान वर्ष ग्रीष्मकाल और शीतकाल। ठीक है, वार्षिक रूप से, एनुअल रूप से अपन टेम्परेचर को देखें तो
अधिकतम तापमान, ठीक है, अधिकतम तापमान चूरू जिले का रहता है, चूरू जिले का 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान भी चूरू का ही रहता है, ये -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में है ये, और ये प्लस में है। अतः वेरिएशन कितना हो जाता है, तो वेरिएशन हो जाता है 50.1, उधर आ गया, एक इधर आ गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। अतः सर्वाधिक तापांतर कौन से जिले का रहता है वार्षिक रूप से, चूरू का। दोनों ही कैटेगरी में कौन आ रहा है, चूरू, ठीक है। अब आओ ग्रीष्मकाल में, गड़बड़ मत करना। ग्रीष्मकाल में अधिकतम, ये अधिकतम वाली लाइन चल रही ना, अधिकतम रहता है चूरू का, कितना रहता है, तो 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम रहता है सिरोही का 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, येलो। अब आओ किसमें, विंटर टाइम में, शीतकाल में, ठीक है। अधिकतम तापमान रहता है बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा का कितना, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान रहता है चूरू का, कितना रहता है, -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस इंडेक्स में से इन चारों में से टॉप निकालो, टॉप निकालोगे तो ध्यान दो, चूरू में 49 ग्रीष्मकाल में सबसे ज़्यादा तापमान है, और सबसे कम कहाँ है, चूरू में। इसलिए दोनों आंकड़े यहाँ से उठ के यहाँ आ गए। आया समझ में। अब जल्दी से 6 सवाल तोते की तरह बताना, ठीक है। गर्मियों में, ग्रीष्मकाल में राजस्थान में सबसे ठंडा जिला है सिरोही, चूरू नहीं है, गर्मी आ गई, ठीक है। शीतकाल में राजस्थान में सबसे ठंडा जिला है चूरू, ठीक है। और ग्रीष्म, हाँ, शीतकाल में सबसे गर्म जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड चॉइस रहेगी बाड़मेर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म जिला है चूरू, राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला है चूरू, और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू। अब सवाल ये आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले का रहता है, ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, से कम क्यों होगा, अधिक होगा ना, 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, क्या हुआ, बोलो। जोड़ा नहीं, माइनस किया है। नहीं नहीं, हाँ जोड़ा है, जीरो बीच में आ रहा है ना तो जुड़ता है। वैसे अपन बोलचाल में कहते हैं घटाया है, लेकिन यहाँ ये जुड़ेगा क्योंकि शून्य बीच में आ रहा है। हाँ, माइनस से प्लस में जाएंगे तो शून्य आएगा ना बीच में, ग्राफ। अब आ गया समझ में, यार बताऊं, अरे बेटा एक बात ध्यान रखना, कहीं भी समझ में नहीं आए बोल दिया करो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये देख, ये ग्राफ की लाइन है, ठीक है, ये शून्य है, अब शून्य है, और ये लगभग 327 एडी, ये ले तेरी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और ये 327 बीसी, डिफरेंस कितना रहा, ये मौर्य काल, ये गुप्त काल, सही ना, सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू, धन्यवाद। ये मौर्य काल, ये गुप्त काल, डिफरेंस कितना है, लगभग 600-700 वर्षों का है ना। तो बीच में कौन आ रहा है, शून्य, तो ये जुड़ेगा ना, दोनों ही जुड़ेंगे। अब आ गया समझ में। तो टेम्परेचर में क्या, देखो बीच में शून्य आ रहा है, अब इधर चलेंगे तो ये -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस में कितना आ रहा है, 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको जोड़ना पड़ेगा दोनों को, माइनस, ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो कितना आ गया, 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इंडेक्स समझ में आ गई ना, गड़बड़ नहीं करोगे। अब सुनो मेरी बात, आपने जो लास्ट लाइन लिखी ना,
उस लाइन को ध्यान से पढ़ो, आधी लाइन को, आगे वाला तो पार्ट समझ में आ जाएगा। न्यूनतम तापमान, ये लाइन पूरी की पूरी ग्रीष्मकाल को इंडिकेट करती है, एनुअल को नहीं करती। ये किसकी लाइन है? ग्रीष्मकाल की है। ठीक है, पूरी लाइन ग्रीष्मकाल की, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, तो वहां ब्रैकेट में लिखो ग्रीष्मकाल, लाइन खत्म होते ही ब्रैकेट में लिखना ग्रीष्मकाल। और ये बोर्ड पे जो लिखा है इसको नोट करो जल्दी से। राजस्थान में ध्यान दो, सर्दियों में सबसे ज्यादा तापमान किसका रहता है? सर्दियों में सबसे ज्यादा तापमान बांसवाड़ा का है ना, बांसवाड़ा का ना 8 डिग्री। अब सुनो, 8 डिग्री तो अपने सब में ही रहता है, तो 8 डिग्री जो है एक सामान्य कंडीशन है, सामान्य ही है ना बेटा। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री एक कॉमन कंडीशन है, सामान्य है। चरम की स्थिति है क्या? नहीं है। तो राजस्थान में टेम्परेचर में निम्न में से कौन से जिले, इधर देखो, राजस्थान में टेम्परेचर में निम्न में से कौन से जिले में चरम की स्थितियां होती है? ए जैसलमेर। मैं कह रहा हूं 99% वहीं टिक जाएंगे जैसलमेर में, जबकि चरम की स्थिति कहाँ रहती है? चूरू में रहती है। चाहे वो ऊंचाई में देखो चाहे नीचाई में देखो, चरम की स्थिति कहाँ है? चूरू में, देख लो आप। चरम मतलब टॉप, हाँ, सबसे ज्यादा और सबसे कम। नीचे से, याद करो ये सेंटेंस पढ़, एक दूसरे ने को कहा आप लोगों ने स्कूल टाइम में क्या, कि मैं टॉप करूंगी। दूसरी सहेली क्या कहती है? नीचे से टॉप करेगी क्या? बोला ना? ठीक है, एक तो ऊपर से टॉप करता है, एक नीचे से टॉप करता है, तो एक तो नीचे से टॉप और एक ऊपर से टॉप, दोनों टॉप के बीच का डिफरेंस तापांतर। इसमें देख, अच्छी तरीके से इंडेक्स को देख। अगर वो पूछ लिया शीतकाल में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू है। और वैसे सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो भी चूरू है। वैसे सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में सबसे ठंडा कौन सा है, सिरोही है। और शीतकाल में सबसे ठंडा कौन सा है, चूरू है। लेकिन वर्ड्स का ध्यान रखना, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, और इसमें बांसवाड़ा और सिरोही को ध्यान में रखना। सवाल सर्दियों में, अब वो लिख दे राजस्थान में, ध्यान दो, जनवरी माह में सबसे गर्म जिला माना जाता है, और वहां ध्यान दो पहला ही दे दिया चूरू। तो मैं कह रहा हूं फिर भी गलती करके आएंगे लोग, चूरू को टिक कर आएंगे, बोले गर्म जिला तो चूरू है। इवन बाद में जो कोचिंग सेंटर वाले सॉल्व करवाएंगे वो भी चूरू कर देंगे बोले चूरू है। अरे देखो तो सही डेटाच को, नोट कर लिया? चले आगे। सबसे गर्म माह कौन सा है, जून। और सबसे ठंडा माह कौन सा है, जनवरी। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो मई और जून, टीचर्स भर्ती के सवाल है ये। और न्यूनतम तापांतर वाले मंथ कौन से, ये सवाल बार बार आया है, जुलाई अगस्त। बरसात के समय तापांतर कम होता है, हमेशा याद रखो, क्योंकि आर्द्रता काम करती है उस समय। ठीक है, बाड़मेर वो सेकंड चॉइस लिखी कि बांसवाड़ा नहीं हो तो फिर ऑप्शन में बाड़मेर को देख लेना। ठीक है ना, बाड़मेर भी गर्म रहता है, अपने आप समझ में आ जाएगा, आज ही समझ में आ जाएगा। अभी ये मान के चलो चौथा पांचवा मानचित्र आएगा तब समझ जाओगे बाड़मेर भी है। ठीक है, चले आगे। अब कुछ आंकड़े नीचे नोट कर लो। सर्वाधिक गर्म माह जून, सर्वाधिक गर्म माह जून। ठीक है, सबसे ठंडा माह, सबसे ठंडा माह, देखो ध्यान से सुनो, अपन ये कहते सबसे लंबी रात है वो,
ठीक है। और देखो एक सामान्य समझना बेटा, यहाँ एक वर्ड आ रहा बाड़मेर। अब खुद इस मैप को देखो, इधर वाले को, ये मैप देखो, ठीक है। और अपन ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के नजदीक का क्षेत्र गर्म रहता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा से जो जो दूर चलेंगे त्यों त्यों ठंडा हो जाएगा। ये एक जनरल नियम है जो पूरी ग्लोब पर लागू होता है। लेकिन ये नियम बहुत सी जगह लागू नहीं हो रहा। कहाँ लागू नहीं हो रहा, ये देखो, सिरोही में लागू नहीं हो रहा। ये तो भूमध्य रेखा के नजदीक है, बनिस्पत किसके, चूरू के। तो ज्यादा गर्म कौन होना चाहिए, सिरोही होना चाहिए। लेकिन सिरोही पे फिर दूसरा नियम लागू हो गया, कौन सा, ऊंचाई का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बाड़मेर और बांसवाड़ा सर्दियों में गर्म क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो कच्छ की खाड़ी के नजदीक है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी के नजदीक है। इसलिए ध्यान दो, मावट का असर नहीं होता इन जिलों पर। दूसरी बात, शीतलहर का असर नहीं होता, इसलिए सर्दियों में भी ये गर्म रहते हैं। कौन, बाड़मेर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो क्लाइमेट ऐसा चैप्टर है बेटा जहां एक फैक्टर नहीं, ये एक फैक्टर लागू हो रहा है तो ये डाउन हो गया दूसरी जगह, और दूसरा लागू हो गया। और फैक्टर मैंने पहले ही 6 लिखा दिया आपको, ऊंचाई लिखाया था, अरावली लिखाई थी ना, और अक्षांश लिखाए थे। तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग देखें तो बांसवाड़ा सबसे गर्म होना चाहिए। बोलो, अगर ये पूछ ले कि सोलर एनर्जी का उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कौन कौन से जिलों में हैं, तो बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि सूर्य तप की मात्रा सबसे ज्यादा कौन से जिले को प्राप्त होती है, बांसवाड़ा को होती है, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक है। किसके नजदीक है, भूमध्य रेखा के। सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा कौन से जिले को मिलती है, बांसवाड़ा को। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी चीज भी चाहिए, क्या, कि पेड़ पौधे नहीं हो, ठीक है, सपाट जगह हो, हवा नहीं चाहिए, सपाट जगह हो, और आसमान बादल रहित हो। पेड़ पौधे होंगे तो बादल बनने लग जाएंगे। अगर आसमान सपाट बादल रहित हो और सपाट जगह हो, ठीक है, और कर्क रेखा के पास का क्षेत्र हो, तो वहां ध्यान दो, सौर ऊर्जा प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं होती है। इसलिए अच्छी संभावनाएं तो कहा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा में। जबकि सबसे ज्यादा सूर्य तप किसको प्राप्त होता है, बांसवाड़ा को, ठीक है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया क्या, कि राजस्थान में सबसे लंबा शीतकाल किसका है, गंगानगर का, कितने दिन का, 105 दिन का। और सबसे छोटा शीतकाल किसका है, बांसवाड़ा का, कितने दिन का, 45 दिन का। क्यों, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के नजदीक है, इसलिए वहां शीतकाल की अवधि कम होती है। जबकि गंगानगर में शीतकाल की अवधि ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3.5 महीने। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सबसे छोटा शीतकाल का टाइम कौन से जिले का है, बांसवाड़ा का, ठीक है, 45 डेज। और 2 सवाल है, पहला सवाल ध्यान से सुनो, राजस्थान में सबसे खतरनाक शीतकाल कौन से जिले का है, चूरू का। ये भी इंडेक्स देखी। और ये पूछो अगला सवाल कि राजस्थान में लंबा शीतकाल किसका है, तो उसमें भी लोग चूरू कर ही आएंगे। लेकिन फिर क्या आएगा, श्री गंगानगर, कितने दिन का है, 105। 105 का मतलब 3.5 महीने। ऐसा क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर है। अब यहाँ सिरोही में भूमध्य रेखा वाला अप्लाइड नहीं हो रहा, यहाँ ऊंचाई वाला लागू हो रहा है, इसी कारण ये दोनों लाइनें। तो यहाँ 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, बोलूं मैं, कि जून माह में सबसे ज्यादा मान वाली समताप रेखा राजस्थान के कौन से भाग में होती है, तो उत्तरी भाग में होती है, 42 डिग्री, ठीक है। और अगला सवाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जून माह में न्यूनतम तापमान वाली समताप रेखा कौन से भाग में होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान करना, दक्षिणी पूर्वी मत कर देना, क्योंकि वहां झालावाड़ है, इस बात को मत, काली मिट्टी है, वैसाल्ट चट्टान है, तो तपता है भयंकर वाला, ठीक है। यहां काली मिट्टी नहीं है बेटा। एक दिन लू आती है, 2 दिन लू आती है, और अपने यहाँ लू चलती है ना, तो लगभग लगभग 48 घंटे में प्रकृति उसका असर खत्म कर देती है, आप देख रहे हो। और 2 दिन बाद अधड़ आ रहा है, आ रहा है ना, ये अधड़ बरसात पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है बजाय पूर्वी राजस्थान के। अतः तपता कौन ज्यादा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। पिछले साल की बात है, पिछले साल हीट वेव से सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या, पिछले साल गर्मी जोरदार थी बेटा, 9 तपा नहीं था, कितना तपा था, 21 तपा था।
21 दिन तक लगातार धरती तपी थी और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या थी महाराष्ट्र में। उसके बाद था बिहार हीट वेव से। राजस्थान में कम क्यों थी? क्योंकि राजस्थान वाले जान दो लड़ना जानते थे। ठीक है, किससे? हीट वेव से। अपने तो डेली का काम है, अपन तो जानते हैं कि कैसे लड़ना है इससे। लेकिन ध्यान दो यूपी बिहार वालों और महाराष्ट्र वालों का काम नहीं है। अतः पिछली बार वहाँ हीट वेव जोरदार वाली थी, उनके 40-41 तक पहुंच गया था और अपने 40-41 से तो क्या कल ही था 46-46 डिग्री। तो ठीक है, अपने कल ही 46 था। आया समझ में पूरा का पूरा? कहीं कंफ्यूज नहीं होना, बोल तो जाओ। गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का कौन सा भाग गर्मियों में सबसे ज्यादा तपता है? उत्तरी भाग। राजस्थान में गर्मियों में सबसे कम तापमान कौन से भाग का रहता है? दक्षिणी पश्चिमी का। ठीक है, और दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कौन से जिले का है? जैसलमेर का। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कौन से जिले का है? जैसलमेर का। और वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका है? चूरू का। तापमान संबंधित चरम स्थितियां कौन से जिले में रहती है? चूरू में। किसमें रहती है? चूरू में। चले आगे, ये इंडेक्स भी नोट कर ली। इसी क्रम में आगे चले। अब तापमान के बाद आता है एयर प्रेशर। इस मैप से काफी सवाल आ चुके हैं, पहले वाले मैप से नहीं आए हैं, इस वाले मैप से आए हैं। तो लिखो वायुदाब, एयर प्रेशर। वायुदाब। और अपन इसमें एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। और मानचित्र जो है राजस्थान का, राजस्थान जुलाई माह, समदाब रेखा, आइसोबार लाइंस ऑफ जुलाई मंथ। और ये अपना आ गया राजस्थान। और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% है। सेकंड ग्रेड में तो फेवरेट है ये। अब देखो पहली लाइन, ठीक है, जैसलमेर फलोदी गंगानगर तक ये 997 MB की। कौन सी? 997 MB। एग्जाम में आ चुकी। ठीक है, 997 मिलीबार। फिर आती है 998 मिलीबार। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू। 998 मिलीबार। फिर जालोर, पाली, ब्यावर, ठीक है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये 999 MB। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिरोही। सिरोही के बाद उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़, ये 1000 MB। अब जिले देखो, मैं जिले लिख रहा हूँ, वेरी मोस्ट कर लेना इस मैप को। पहले में जिला है जैसलमेर, हलोदी, बीकानेर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ मतलब गंगानगर। बाड़मेर, बालोतरा, बा समझ जाना, बाड़मेर, बालोतरा, हाँ, जोधपुर और नागौर एंड चूरू। नागौर, चूरू। देखो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, इधर सीक्वेंस से पहला जिला समझ में आ गया तो आगे के अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो इधर देखो पहला कौन सा है, फिर यहाँ आएगा जालोर और यहाँ कौन आएगा? सिरोही। आगे चारों जिले बोलो। ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, आगे के जिले अपने आप चलते रहेंगे। जालोर के बाद पाली, पाली के बाद ब्यावर, फिर अजमेर, फिर टूंक, टूंक आएगा या टोंक?
और फिर सवाई माधोपुर। सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सलुम्बर, और सलुम्बर के बाद प्रतापगढ़ और झालावाड़। वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इस मैप को, पहले वाले को मत करना, इसको करना। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं मेरी बता देता हूँ। ठीक है, मुझे बॉर्डर के जिले याद है, कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, बस। और दो सवाल याद है, कौन कौन से? एक तो लास्ट का और एक फर्स्ट का। कौन कौन से? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर। और सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये दोनों सवाल आए हुए हैं बार बार। ठीक है, तो ये दोनों ही याद है। बाकी बचा क्या? तो ये आगे के जिले चलते चलेंगे, एक यूं जाएगी एक यूं जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक और सीधी वेदना। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू। एक जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर है। डी उधर रह गया अपने यहाँ इसमें। नागौर में हाँ कट तो जाती है, बाकी छोड़ो अभी। कट जाएगी, लाडनू आएगा ना। अब इस चित्र को देखो और देखकर मुझे लाइनों में सही और गलत बताना। ठीक है, कि हाँ सर सही है, हाँ सर गलत है। ठीक है, आपको इतना ही जवाब देना, लाइनें मैं बोल रहा हूं। तैयार हो? ठीक है। जून माह में, ध्यान से सुनो, जून माह में, ये जुलाई है, जून माह में, ठीक है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वायुदाब कम रहता है। ठीक है, ये वायुदाब 997 मिलीबार से कम रहता है। सही है क्या ये लाइन? हाँ बेटा, जून में इससे भी ज्यादा गर्मी रहती है। और याद करो, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, तो जून में तो और ज्यादा गर्मी रहती है। तो ये 997 की जगह 996 हो जाती है वहां। लेकिन मैंने क्या बोला? 997 से कम, तो 996 कमी तो है। ठीक है, अब आगे देखो, से कम से ज्यादा। चले आगे। दौसा जिले में वायुदाब, ठीक है, दौसा जिले में वायुदाब 999 मिलीबार से कम होता है। सही है, सही है। ये दौसा आ गया यार। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। पूर्वी राजस्थान में वायुदाब 998 मिलीबार से ज्यादा होता है। हाँ सही है, ये 998 से ज्यादा है। ये से कम से ज्यादा उड़ा देंगे आपको। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा वायुदाब डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहता है, जहां वायुदाब 1000 मिलीबार से ज्यादा रहता है, चाहे वो जून हो चाहे जुलाई हो। ठीक है, बस अंतर इतना रहेगा कि ये जो चार लाइनें हैं, अगर वहां जून लिख दूं मैं, तो ये 996 हो जाएगी, ये 997 हो जाएगी, ये 98 हो जाएगी और 99 हो जाएगी। क्योंकि जून में तापमान ज्यादा रहता है, तो वायुदाब का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वायुदाब, हाईएस्ट एयर प्रेशर, सबसे ज्यादा वायुदाब, ये क्या चल गया? सर्वाधिक वायुदाब डूंगरपुर बांसवाड़ा प्लस बांसवाड़ा। कौन से महीने की बात कर रहे हैं? जुलाई की या फिर जून की? जून में भी यही घटना है, मई में भी यही घटना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा सर्वाधिक। और न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर। फलोदी, बीकानेर। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा गर्म जिला तो चूरू है, तो वायुदाब सबसे कम यहां होना चाहिए ना। सबसे गर्म जिला तो चूरू है ना।
हाँ वेरी गुड, ध्यान से सुनो, कोई एक कारक ही एक्टिवेट नहीं होता, और भी कारक एक्टिवेट हो जाते हैं, भले वो स्थानीय स्तर पे ज्यादा है, लेकिन ये वायुदाब रेखाएं जो है ये पूरे भारत और पाकिस्तान, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की है। ठीक है, अरे चूरू को फिर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। दो लाइनें नोट कर लो, जिले नोट कर ही लिया आपने, जिले याद रख लेना, सबसे मेन है जिले बेटा। ठीक है, जून या जुलाई माह में जून व जुलाई माह में सर्वाधिक वायुदाब सर्वाधिक वायुदाब राजस्थान के सर्वाधिक वायुदाब राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी, दक्षिणी, हाँ लिखो, सर्वाधिक वायुदाब लिखो ना बेटा, ये इतना बड़ा हिंट दे रखा है मैंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, तो सर्वाधिक वायुदाब दक्षिण में होता है। दक्षिण में होता है। अगर मैं आपको क्लास में खड़ा कर दूं एग्जाम से पहले और मैं पूछ लूं आपका नाम क्या है, आप बोलो गरिमा है, मैं नहीं है गरिमा, तो गरिमा नहीं है, अब बताओ, ये तो कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, जो ध्यान दो, ये युद्ध है, और इस युद्ध में सारे भारतीय शिक्षित है। इस युद्ध में वो ही पार पाएगा जिसकी टेक्नोलॉजी कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई है, खुद पे भरोसा रखता है, और वो साफ साफ लिखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो अगली लाइन खुद लिख लो, लिखो देखिए, सबसे न्यूनतम वायुदाब सबसे न्यूनतम वायुदाब उधर होता है, ये बिटिया के उधर होता है। सबसे न्यूनतम वायुदाब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है। सबसे न्यूनतम वायुदाब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है। अतः जनरली, अगली लाइन में, अतः सामान्य पवन संचलन अतः सामान्य पवन संचलन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में रहता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में रहता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में रहता है। नोट कर लिया, मैप पूरा समझ में आ गया ना, पहला मैप दूसरा मैप दोनों समझ में आ गए। चलें आगे। ठीक है, पहला मैप भी समझा दिया मैंने, दूसरा भी आपको समझा दिया है। ठीक है, एयर प्रेशर का था दूसरा, सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ रहता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सबसे कम कहाँ रहता है, जैसलमेर फलौदी बीकानेर में। ठीक है, गंगानगर में। और यहाँ अगर जून दे दे तो 996 हो जाएगी, 997, 98 और 99 हो जाएगी। ये समदाब रेखाएं भारतीय उपमहाद्वीप की रिगार्डिंग है, राजस्थान के रिगार्डिंग नहीं है, तो चूरू को बीच में मत ले आना आप, इसको बीच में मत नहीं लाना चूरू को। और मैंने पढ़ाने से पहले कहा अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, बोला था ना, तो एनसीईआरटी मतलब पूरा भारत आ गया, पूरा भारत आ गया। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब बात आती है विंड की, और उसके बाद वर्षा की, पवन संचलन। और पवन संचलन की एक लाइन तो आपने लिखी ली अभी भी, आगे लिखो, पवन संचलन। तापमान देख लिया, वायुदाब देख लिया, अब विंड सिस्टम देख रहे हैं, पवन संचलन। पवन संचलन अच्छा रहा जो ज्योग्राफी नहीं ली, वरना पागल हो जाते हैं सारे के सारे। ये मैप, ये मैप, ये मैप,
है बेटा। देखो, पहला विंड सिस्टम है, ये विंड है, ठीक है, लू। कौन सी है? लू। ठीक है। दूसरी विंड जो है, जिसे डस्ट डेविल कह सकते हैं अपन, और वो है आंधियां। कौन सी है? आंधियां। एक विंड आती है अरडाव, और ये बीकानेर से अलवर इसकी डायरेक्शन है, ये अरडाव। और हाँ, और एक विंड है, ध्यान दो, दक्षिणी पश्चिमी जनरली विंड। राजस्थान ग्रीष्मकाल विंड सिस्टम, पवन संचलन। और अब आगे देखना आपको, छोटे छोटे से माइक्रो माइक्रो माइक्रो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इनकी वेस्टर्न राजस्थान, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जोधपुर और नागौर में रहती है इनकी। इनको कहते हैं भभूलिया। वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। सारी विंड लिख दी मैंने एक ही मैप में। नहीं होती है बेटा, पूरा परिवार होता है, पूरा परिवार होता है। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार, मैं क्यों मजाक करूँगा। एनर्जी होती है, और एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है ना, तो उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी। कौन सा बल लगता है इसमें? बल तो लगता, बल का मतलब क्या होता है? ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा का एक रूप बल। सेंट्रीफ्यूगल, अब केंद्रीय है। नोट कर लिया बेटा? गर्म पानी में गर्म पानी मिलाओ, परिवर्तन होता है क्या? नहीं। ठीक है, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओ, परिवर्तन हो जाता है। जब ग्रीष्म काल में, ठीक है, कहीं ठंडा पानी कलेक्ट है, पानी कलेक्ट है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं निकलती है, और जो खाली मैदान है वहाँ गर्म हवाएं। जब गर्म हवाएं उन ठंडी हवाओं के संपर्क में आती है, तो एक लिटिल साइक्लोन का निर्माण कर देती है। सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में जब आप जाओगे, और आपके बैठे हुए हो स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम से आप खिड़की में देख रहे हो, और महीना कौन सा चल रहा है? मई का। तो आप देखना कि ज़्यादा भगोड़े कहाँ पैदा हो रहे हैं, जहाँ पानी की टंकी है ना स्कूल में, जहाँ तीन चार नल लगे हुए हैं, टेप, और वहाँ से टपक टपक पानी आ रहा है, आके वो पानी पास में इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ उसके पास सबसे ज़्यादा भगोड़े इकट्ठे होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अपनी खेत जमीन है 4 बीघा, 4 बीघा पे से ध्यान दो, 2 बिस्वा पे अपन ने रजका या रिजका बो दिया, कासमी है ना। अब उसमें रात को अपन ने कर दी पाणत, कर दी। अब सुबह क्या होगी? दिन में 12-1 बजे, मतलब रजका भैंसों के लिए चारा, ठीक है, हाँ रिज का। और उसमें अपन ने रात को क्या कर दिया? पानी पिला दिया। दिन में 11-12 बजे बाद आप देखना वहां से ठंडी हवा चलेगी, और उधर जो छापर पड़ा है खेत खाली, वहां गर्म हवा। गर्म हवा जो ही ठंडी हवा के संपर्क में आएगी, एक लिटिल साइक्लोन का निर्माण कर देगी। कोई से बल नहीं लगता, दो हवाएं, विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिल रही है स्थानीय स्तर पे, तो एक छोटा सा चक्रवात बन जाता है। वो चक्रवात ध्यान दें, हो सकता है 7 मिनट चले, 10 मिनट चले, 30 मीटर ऊंचा हो, 40 मीटर ऊंचा हो, और कभी कभी तो इतना रूप ले लेता है, नागौर, जोधपुर, अजमेर, ठीक है, भीलवाड़ा, टोंक,
जयपुर अपने कभी कभी तो इधर पंडाल को ही तोड़ देता है। पंडाल होते हैं ना, क्योंकि याद करो अप्रैल के बाद ही किसानों को टाइम मिलता है, और टाइम मिलता है तो सारे शादी ब्याह उसी टाइम में होते हैं, आका तीज वगैरह, सामूहिक विवाह सम्मेलन, और जितने भी कथा वथा भागवत ये सब कब होती है? गर्मियों में। अब गर्मियों में हो रही है और कथा बाँच रहे, महाभारत चल रही है कि कृष्ण ने ये कहा, जितने में तो उधर से आएगा एक बबुड़िया, ठीक है, वो बबुड़िया पंडाल के एक पार्ट को तोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये हकीकत है। आप हमेशा याद रखना, रोड पर सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो दिखते हैं, रोड काला है और धपड़ छोड़ रहा है, और रोड के पास में वहीं दिखते हैं, पूरे रोड पे थोड़े दिखते हैं। रोड पे वहीं अपन कार चला रहे हैं, सामने से बबूड़े आ रहा है, याद रखना उसके आसपास लगभग 300-400 मीटर दूर तक कहीं ना कहीं पानी का स्रोत है। कोई हेड पंप है पास में जिसका पानी इकट्ठा है, कोई पाइपलाइन टूटी हुई है, इस और रोड काले रंग का है, डामर है, अतः तुरंत गर्म होता है, और वहाँ से गर्म हवाएं संवहनी स्टार्ट होती है कॉन्वेंशनल, और उधर से ठंडी आ रही है, ठंडी और गर्म हवाएं तुरंत साइक्लोन का रूप ले लेती है। ठीक है, रोड पे सबसे ज्यादा दिखते हैं, स्कूल में पानी की टंकी के पास ज्यादा दिखेंगे, कॉलेज या स्कूल में, आ गया समझ में। और जब भी आप लंच करो, सरकारी सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, और उस समय बबूड़े आ जाए तो मेरी याद जरूर आएगी कि सर बता के गए थे कि ध्यान दो एक बबूड़ा आएगा। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखना, उसमें कोई घोस्ट वाली भूत वाली भूतनी वाली कंडीशन नहीं होती। देखो सुनो मेरी बात, पानी नहीं है, लेकिन ध्यान दो रेत ठंडी हो जाती ना, और रेत जब गर्म होती ना, बबूड़े बहुत ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं, तो वो ध्यान से बड़े बनते हैं फिर। अपने इधर पानी के स्रोत छोटे बनते हैं, उधर ध्यान दो बड़े क्षेत्र से एनर्जी कलेक्ट होती है, और ठंडी और गर्म हवाओं के कारण ये जनरेट होते हैं। और ध्यान से सुनो, अच्छा एक मिनट इधर देखो मेरी तरफ, आप लोगों ने एक नियम पढ़ रखा है, और वो नियम कल ही पढ़ा है मैंने, कि ऊंचाई के साथ साथ ध्यान रखना, ऊंचाई के साथ साथ ध्यान दो टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, ओलावृष्टि वगैरह वायुमंडल, अब अपन क्या करते हैं, सतह की हवा के बारे में नॉलेज रखते हैं, ऊंचाई वाली हवा के बारे में नॉलेज रखते ही नहीं है। जबकि ध्यान दो ओलावृष्टि वगैरह वर्षा सब किससे होती है? ऊंचाई वाली हवा से होती है। जब तक ध्यान दो वायु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचेगा तब तक बरसात नहीं आती। ऊपर हवा का तापमान बादलों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो तुरंत वर्षा आना शुरू हो जाएगी। अतः अपन बबूड़े के संदर्भ में अगर डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है, तो वहां बड़े झंझावत टाइप में बबूड़े आते हैं, तो उन वो आते कैसे? हवा के ऊपर वाली परत जो है वो ठंडी होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि इनका जन्म जो होता है वो ठंडी और गर्म हवाओं के संपर्क के कारण होता है। ये नहीं ध्यान दो जो चक्रवातों का पर नियम लागू होता है वही नियम इन बबूड़े पे लागू होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लिटिल साइक्लोन, लघु चक्रवात। अब इसमें कोई आप सोच रहे होंगे भूत वगैरह होता, तो नहीं होता भूत वगैरह। ठीक है, इसमें इतनी एनर्जी, अपने यहाँ एक सुपर साइक्लोन आता है ना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, आपने तो महसूस कर रखा है। तो वो सुपर साइक्लोन जो है वो ध्यान दो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंडिया को एक साल से ज्यादा एनर्जी दे सकता है। तो इन बबूड़े में भी ताकत है, एनर्जी है। अब घटना कब की है? ये घटना है ध्यान दो 1951, 52, 53, याद रखना, 1857 नहीं, 51, 52, 53। इसमें ध्यान दो पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह तेज गति से काम करने लग गए। लोगों के पास क्या होती थी? साइकिल होती थी, और ड्यूटी खत्म हुई कितने बजे? 2 बजे। ठीक है, साइकिल होती, टॉर्च होती, यही तो होता था लोगों के पास। साइकिल गांव में एक ही होती थी बेटा। ठीक है, वो चलाता चलाता सरकारी कर्मचारी आ रहा है, बीच में कहीं रुक गया, रुक के 4 घुटक लगा ली, लगाने के बाद वो फिर आ रहा है रोड पर, सामने आया कौन? बबूड़िया, साइकिल पर है, ट्रक पर नहीं है, साइकिल पर है। वो पाट पड़ा, पढ़ते ही ध्यान दो मेरे को तो कुछ दिखा तब से ये किंवदंतियां शुरू हो गई कि भूत होते हैं। ठीक है, जो सामान्य अवस्था में वो तो देख लिया बबूले आ रहा है, साइड में बैठ गया, पहले वो भूत पहले से भूत था और साइकिल पर था। अब बबूले देखो ट्रक को तो नहीं हिलाते, मोटरसाइकिल उसको बस को नहीं हिलाते, लेकिन ध्यान दो मोटरसाइकिल वाले को गिरा देते हैं और साइकिल वाले को गिरा देते हैं, और वही लोग, क्योंकि ध्यान दो
पुराने लोग बातें ज्यादा करते थे, ठीक है, बातें ज्यादा करते थे। तो वो ये कहता काका क्या हुआ। अब कोई आदमी जैसे बूढ़ा बुजुर्ग है और जाने वाला ही है बेटा, और वो बाई चांस बेहोश हो गया, जितने में तो घर में रोना कूटना माच जाता है, हो जाता है ना, और काका जी चले गया, दादी चले गया, शुरू हो जाएंगे ना, बोलो, एक ने एक करके रोना शुरू। उसके बाद बाई चांस काका वापस उठ गया। सोचो थोड़ा सा, 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद काका को होश आ गया। अब उसके बाद उसकी कहानियां क्या क्या बढ़ेंगी, सोचो थोड़ा सा। बोलो काका स्वर्ग में गया था, काका को उर्वशी मिली थी। ठीक है, उर्वशी रंभा दोनों ही साथ साथ मिली थी, और काका ने इग्नोर कर दिया काकी तेरे चक्कर में, और वापस धरती पर आ गया। तो अपने गांव में कहानियां बहुत बनती है। फिर सुनो, यहाँ तक कमी नहीं है, यहाँ तक ये तो घर की कहानी है। बाहर जाते जाते ही अगले चौराहे पर कहानी क्या मिलेगी, काका ऊपर गया, इंद्र से बात हुई, ये था उसका पूरा यमराज वगैरह सब। फिर 2 गांव दूर कहानी कैसे आएगी, काका जिंदा पूरी रात को ही चला गया, दूसरे दिन 24 घंटे बाद जिंदा हुआ, तब तक स्वर्ग का राज्य दे दिया गया उसको। और हाँ, धीरे धीरे जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कहानियां बड़ी होती जाएगी। और वही गलत कहानियां क्या करती है कि बबूढ़े में भूत होता है, एनर्जी होती है हाई लेवल की, और जिससे जान लो कोई भी चीज टकरा जाए तो वो तुरंत गिर जाती है। अपन देखें कि बहुत सारी चीजें उड़ जाती है, अड़ाव आता है तब तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। आ गया समझ में, कोई भूत भूत नहीं होता। ये मैप देख लो, इसके बारे में मैं लिखा देता हूं आपको या समझा देता हूं पहले। इधर देखो बोर्ड पर, लू एक स्थानीय पवन है, 1 बाय 1 समझ लो। लू एक स्थानीय पवन है, और जिसका टाइम ड्यूरेशन मई एंड जून है, मई व जून। इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, पाकिस्तान से भारत की ओर। ठीक है, इसको अपन ध्यान दो, जेठ के महीने में, जेठ का महीना होता है तो तब इसे तवा विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तवा। जेठ में क्या कहते हैं, तवा। ठीक है, जेठ माह में लू का स्थानीय नाम है तवा। और लू को ध्यान दो, हीट वेव अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। लू याद रखना, 2023 लैब असिस्टेंट एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल हैजार्ड या डिजास्टर नहीं है। तो ध्यान दो, उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर बना था वो। और लू को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मानती है, प्राकृतिक आपदा मानती है। तो लू एक डिजास्टर है। लू क्या है, एक प्राकृतिक आपदा, और हीट वेव है, इसके कारण मृत्यु होती है। क्लियर। और इनके चलने पर, अब रुको, इनके चलने पर फलोदी जिले का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है। कौन से जिले का तापमान, फलोदी। ठीक है, लू चलने पर कौन से जिले का तापमान सबसे जल्दी बढ़ता है, फलोदी का। ये 2 सवाल है बेटा, सुन लो, बाद में पढ़ लेना, बाद में कर लेना, ध्यान से सुनो। 2 सवाल है, शीतलहर का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है। तो रुको, ऑप्शन में आप क्या देखोगे, जोबनेर, जोबनेर ये आया हुआ, नागौर, और तीसरा फतेहपुर सीकर। ये 3 आएंगे कि शीतलहर का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से कौन से स्थान पर देखा जाता है। एक तो जोबनेर देखना है, फतेहपुर देखना, और नागौर, ये 3 वर्ड वहां देखने हैं। तो यहां देखो, लू का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखा जाता है, फलोदी। ठीक है, कंप्लीट। लू एक स्थानीय पवन है, लू शुष्क पवन है, लू गर्म पवन है। ठीक है, शुष्क क्यों है, क्योंकि ये पाकिस्तान से आ रही है, ये नीचे अरब सागर से आती, तो ये कौन सी होती, आर्द्र होती, गर्म व आर्द्र होती। क्लियर। लू चलने पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है। ठीक है, और इससे प्रभावित क्षेत्र वेस्टर्न राजस्थान ज्यादा है। तो लू की मामला तो हो गया खत्म। दूसरा लो, आंधियां। आंधियां ऐसी विंड है, ध्यान से समझना, ये 2024 का ही सवाल है। और क्वेश्चन क्या था बेटा, कि कौन सी विंड है जो राजस्थान में विजिबिलिटी को समाप्त कर देती है, यानी दृश्यता को समाप्त कर देती है। तो आंधी चलने पर अपन क्या मीस लेते हैं, आंखें। बोल तो जाओ, आ गया समझ में। आंधी, आंधी नाम ही क्या है, आंधी। आ गया समझ में, आंधा नहीं है, आंधी है। और जब बेटा आज के 50 साल बाद, 50 नहीं 100 साल बाद
नहीं रहेगी, और यूं गर्दन नहीं लेगी। और इतने इतने तो मतलब चौथी पीढ़ी बाद के दादी खाना खाएगी, दादी कहेगी गर्दन तो हिल रही है नेचुरल तरीके से। किसमें? लू ध्यान दो, विजिबिलिटी समाप्त नहीं करती। लू विजिबिलिटी समाप्त नहीं करती, लू सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। और लू का जो टाइम होता है वो सूर्य के आगमन के पश्चात होता है। और आंधियां रात में भी चल जाती है। और आंधियां वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर के डिफरेंस से पैदा होती है। और आंधियां ध्यान दें अपने साथ रेत को उड़ाकर लाती है, जिससे वो दृश्यता खत्म कर देती है। अब अपने यहाँ आंधियां कौन कौन सी आती है, तो याद रखना तीन आती है, ये भी आ जाता कभी कभार, पीली आंधी, लाल आंधी और काली आंधी। सफेद आंधी कभी नहीं आती, याद रखना। अब इतना डेप्थ में बता रहा हूं मैं। आंधियां कौन कौन सी आती है, तो काली, पीली और लाल, तीन टाइप की आंधियां आती है। तो हाँ, अपन बोलते हैं ना काली पीली आंधी या पीली आंधी या लाल आंधी। ठीक है, अब लाल बलुआ चट्टाने, पीली बलुआ चट्टाने उधर रहती तो डस्ट वैसी बनती, तो वो डस्ट को उड़ाकर ले जाती है। अब आगे देखो, आंधियों का विभत्स रूप अरडाव होता है। और अरडाव जो होता है वो, इसकी फ्रीक्वेंसी प्रत्येक 2 या 3 वर्ष बाद एक बार होती है। पिछले वर्ष, इधर देखो मेरी तरफ, अरडाव की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन उससे पिछले वर्ष अरडाव और साइक्लोन दोनों घटनाएं हुई थी। अरडाव एक विभत्सकारी हवाएं होती है जो लगभग 3 से 4 दिन चलती है। साइक्लोनिक विंड होती है, जिसे डस्ट डेविल भी कहते हैं। और इसके साथ आंधी भी आती है और बरसात भी होती है। और हवायु की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। और पिछले साल को छोड़ो, उससे पिछले साल चलो, ठीक है, 2024 नहीं, 2023। और महीना बता देता हूं मैं आपको, मई का महीना। और रात को लगभग 11:30-12 बजे अरडाव स्टार्ट हुआ था। सबसे ज्यादा भैंसें कटी थी नागौर में, कटी थी। क्यों? क्योंकि अरडाव विंड बहुत स्पीडली थी। और 3 टप्पर उड़ रहे थे साथ के साथ। जो सामने आ गया खट, किसी की टांगे, सवाई माधोपुर वगैरह। अलवर में सबसे ज्यादा लोग मरे थे, दिल्ली तक उड़ गई थी इससे। और बीकानेर देखो, बीकानेर, ठीक है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, ये जिले इसके मार्ग में आते हैं हमेशा। नीचे दक्षिणी राजस्थान में थोड़ा बहुत असर होता है, बाकी इन जिलों में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैंने लाइन भी वही खींची है, यानी दिल्ली तक जाती है, पाकिस्तान से आती है दिल्ली तक जाती है। ठीक है, इधर से आ रहा है हटाओ, पाकिस्तान से और दिल्ली तक। तीनों समझ में आ गए, भबुड़े समझ में आ गया। और जनरल विंड कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी। कोई डाउट हो तो बोलो। आ गया समझ में? लिखा दूं मैं? लिखो पहला। जनरल विंड तो आप लिख चुके हो, इससे पहले वो ऊपर वाली लाइन में, अगली लाइन में लिखो लू। लू और लू में लिखो पहली लाइन में, ये एक रीजनल विंड है, ये एक स्थानीय पवन है, ये एक स्थानीय पवन है। जेकोबाबाद, क्वेटा पठार, बलूचिस्तान। युद्ध चल रहा है ना उधर, तो उधर थोड़े रुका, वो लेके मानेंगे वो। बलूचिस्तान अभी युद्ध चल रहा है ना, ठीक है, वो तो लेके ही मानेंगे, क्योंकि उनको ईरान का सपोर्ट है, इंडिया का सपोर्ट है, ठीक है, चाइना का सपोर्ट है उन लोगों को, इनको बलूच लोगों को। हाँ, बलूचिस्तान में तो है उनका ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, तो आगे चले अपन। क्या लिखा अपन ने? लू, ये एक स्थानीय पवन है। अगली लाइन में लिखो, यह शुष्क व उष्ण पवन है। यह शुष्क व उष्ण पवन है, सूखी हुई व गर्म हवाएं हैं। लिख लिया? इन हवाओं को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। इन हवाओं को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। जेठ, जेस्ट, जेस्ट ही बोलते हैं ना, जेठ। जेठ का मतलब क्या है? मई और जून, ब्रैकेट में लिखो,
मई व जून माह में चलने वाली इन गर्म हवाओं को स्थानीय रूप से जेठ माह में चलने वाली इन गर्म हवाओं को स्थानीय रूप से जेठ माह में चलने वाली इन गर्म हवाओं को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? लिखो। बेलन, चकला, तवा। क्या कहा जाता है? तवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तवा। क्लियर? इनकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। लू का सर्वाधिक प्रभाव फलोदी जिले में देखने को मिलता है या फलोदी जिले में रहता है। आगे चलेंगे बेटा। अब लिखो आंधियां। आंधियां कौन? और बढ़ा देती है बेटा, कम नहीं करती, बढ़ा देती। आंधियां कम कर देती है। इनके साथ कॉन्वेंशनल विंड चलती है, इसलिए कम कर देती है। लू कभी भी तापमान को कम नहीं करती, बढ़ा देती है। ठीक है। लू चलने पर ध्यान दो, फलोदी का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है। ठीक है। अतः सबसे गर्म स्थल किसको माना जाता है? फलोदी को। ठीक है। वैसे वर्बली बताया मैंने, आपको लिखाया नहीं है। ठीक है। कितना लिखाऊंगा लिखाऊंगा। वैसे ध्यान में रखने वाला, फलोदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और सबसे गर्म स्थान कौन है? फलोदी है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। लिख लो नीचे, राजस्थान का सबसे गर्म स्थल फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी। वहीं लिख लेती ना, उसी जगह, ताकि पढ़ते समय दिक्कत नहीं हो। अब ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थल फलोदी क्यों है? लू के कारण। किसके कारण? लू के कारण। आगे चले क्या बच्चों? अब क्या पढ़ रहे थे अपन? आंधियां। लिखो इसमें, इन हवाओं में धूल के कणों के कारण, डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों के कारण विजिबिलिटी यानी दृश्यता, इन हवाओं में धूल के कणों के कारण दृश्यता लगभग समाप्त हो जाती है। लगभग समाप्त हो जाती है। और सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ रहती है? तो श्रीगंगानगर 27 दिन। लिखो, सर्वाधिक आवर्ती, सर्वाधिक आवर्ती यानी बारंबारता, सर्वाधिक आवर्ती श्रीगंगानगर जिले में कितने दिन? 27 दिन। न्यूनतम आवर्ती, न्यूनतम आवर्ती झालावाड़ में 3 दिन। अजमेर में भी 3 दिन मानी जाती है। न्यूनतम आवर्ती झालावाड़ में 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। सबसे ज्यादा कहाँ रहती है फ्रीक्वेंसी? गंगानगर। और सबसे कम कहाँ है बेटा? झालावाड़। और फलोदी क्यों गर्म हो जाता है? राजस्थान में कौन सी ऐसी विंड है जिसमें विजिबिलिटी खत्म हो जाती है? आंधियां होती है। और आंधियों का विभत्स रूप, भयंकर रूप क्या कहलाता है? अरडाव। लिखो, आंधियों का विभत्स रूप, डरावना रूप, विभत्स रूप अरडाव कहलाता है। अरडाव कहलाता है। जिसकी अवधि 2 से 3 दिन रहती है।
जिसका टाइम 2 से 3 दिन का है, यानी एक बार आ गया तो 2 से 3 दिन तक इम्पैक्ट रखेगा, जिसकी अवधि 2 से 3 दिन रहती है। अरडाव में विंड स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर होती है। अरडाव में पवन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, प्रति घंटे की रहती है। इसकी सामान्य दिशा बीकानेर से अलवर की ओर है। सामान्य दिशा, जनरल डायरेक्शन, बीकानेर से अलवर की ओर है। अब आ जाता है कौन? भभूलिया। लिखो, यह लघु चक्रवात है। लघु चक्रवात है। इसकी आवृत्ति पश्चिमी राजस्थान में अधिक रहती है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक रहती है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक रहती है। और कौन से महीनों में सर्वाधिक देखे जाते हैं? तो मई और जून में। ठीक है, मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। अप्रैल में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कब होते हैं? मई और जून में। आगे चले बेटा जी। अब लिखो वर्षा, अंडरलाइन करो। ग्रीष्मकाल ही चल रहा है ना, वर्षा, और अंडरलाइन कर लो। और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका बार बार। ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकाल में मानसून पूर्व मानसून पूर्व होने वाली वर्षा का राजस्थान में कारण संवहनीय पवने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी विंड है? कॉन्वेंशनल। संवहनीय पवने हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व वर्षा को धराऊ। क्या कहते हैं? धराऊ। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? धराऊ। क्या कहते हैं? केरल में क्या कहते हैं? आपने सेकंड ग्रेड में पढ़ रखा होगा। केरल में कहते हैं आम्र वृष्टि, मैंगो सावर। सुन रखा है ना आपने। और कर्नाटक में क्या कहते हैं? फूलों वाली बौछार। ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी। असम में क्या कहते हैं? बारदोली छीड़ा। मेघालय में, या ध्यान दो, सिक्किम के नीचे, ठीक है, दार्जिलिंग वगैरह में, इसमें कहा जाता है नॉर्वेस्टर। तो राजस्थान में कहते हैं धराऊ। क्या कहते हैं? धराऊ। मानसून पूर्व। मानसून पूर्व वर्षा जो है बेटा हमेशा संवहनीय हवाओं से होती है। और किससे होती है? संवहन। अभी जो चल रही है, जैसे कल आई थी ना, ठीक है। अब कुछ कुछ क्षेत्रों में आ गई और कुछ में नहीं आई। तो ऐसी वर्षा किस कारण से होती है? तो इधर देखो, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई। ठीक है, गर्म होकर क्या हो गई? ऊपर उठ गई। अब जब हवा में थोड़ी बहुत तो आर्द्रता होगी, तो जो जो ऊपर उठती जाएगी उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। और हवाएं गर्म होकर फैलती है, हमेशा याद रखो। और ठंडी होकर, गर्म होकर फैलती है, ठंडी होकर सिकुड़ती है। ठीक है। जब वो सिकुड़ेगी तो उसकी ह्यूमिडिटी नज़दीक आती जाएगी। और जो ही ह्यूमिडिटी 100% हुई, कितने परसेंट? 100। और तापमान हुआ 0 डिग्री, तो बादल बन जाएंगे और बरसात हो जाएगी। ठीक है। अतः मई जून में जितनी भी वर्षा होती है, मई जून में, वो ध्यान दो ब्लॉक रेन होती है, कॉन्वेंशनल रेन होती है। ध्यान से सुनो ओ बेटा जी।
मई और जून में जितनी भी बरसात होती है वो ब्लॉक रेन होती है और एक कॉन्वेंशनल रेन होती है। संवहनीय वर्षा होती है और ब्लॉक रेन होती है। ब्लॉक रेन को हिंदी में कहेंगे खंड वृष्टि। अब कैसे? गुजर की थड़ी पर कल बरसात हो रही थी और रिद्धि सिद्धि पे नहीं हो रही थी, इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक रेन, खंड वृष्टि। अब पत्रकार में भयंकर वाली बरसात थी, ठीक है, लेकिन पत्रकार से इधर मानसरोवर आओ, बरसात की एक बूंद नहीं थी, ठीक है। अपने उधर अजमेर रोड पे बरसात हो रही है, वैशाली नगर में नहीं हो रही है। उस जो हीरापुरा जो 200 फीट बाईपास है उसके एक साइड में बरसात हो रही है, एक में नहीं हो रही है। इसी वर्षा को खंड वृष्टि कहते हैं, ठीक है। और ये संवहनीय वर्षा का भाग नहीं है। बाकी ध्यान दो, संवहनीय वर्षा के साथ साथ ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि संवहनीय वर्षा बड़ी नहीं होती। जैसे मानसूनी वर्षा है, तो मानसूनी वर्षा में देखो ध्यान से, अगस्त का महीना है, आपका सेंटर झालावाड़ आ गया और इस बिटिया का सेंटर बीकानेर आ गया, इस बिटिया का बीकानेर, उस बिटिया का झालावाड़, दोनों को मैंने सिंधी गेम से बिठाया, ठीक है। और उसको तो मैंने ये कहा कि बेटा थोड़ा ध्यान रखना, शीशे से बंद रखना, ठीक है, बरसात आएगी। तो ये तो यहाँ से रवाना हुई तो झालावाड़ तक टिल देन मॉर्निंग 8 बजे तक लगातार बरसात आ रही है। और ये बिटिया जो बैठी, तो इसको मैंने कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि चौमू के आसपास बरसात आई, फिर ध्यान दो सीकर तक बरसात नहीं है, फिर फतेहपुर के आसपास कुछ छींटे पड़े, फिर डूंगरगढ़ के आसपास, तो इसको कहा ही नहीं कि खिड़की मत खोलना। उसको कहा मैंने खिड़की खोल बंद रखना। क्यों? क्योंकि वहाँ लगातार बरसात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन जुलाई और अगस्त में भी देखने को मिलती है, लेकिन झालावाड़ साइड में नहीं देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? बीकानेर में, जैसलमेर में। वहां क्या होता है, एक गांव में तो बरसात आ जाती है और आसपास के गांव सूखे ही रह जाते हैं। और अपने टोंक और अजमेर, भिलवाड़ा, जयपुर, इनमें भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। कभी कभार बरसात के मौसम में क्या होता है, इधर देखो, अपने गांव में तो जोरदार बरसात आ रही है और आसपास के गांव सूखे हैं। या सुनो, अपने गांव में बरसात नहीं हुई लेकिन गांव से 7 किलोमीटर आगे जोरदार बरसात आई, तो अपन क्या कहते हैं फिर? गांव में एक ही बात होती है, क्या होती है? पापी है, दूसरा यज्ञ करवाओ, यही होता है ना। ऐसी वर्षा को खंड वृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंड वृष्टि। लिखो एक लाइन इसी में। मई जून में संवहनीय वर्षा तथा खंड वृष्टि, संवहनीय वर्षा तथा खंड वृष्टि की प्रवृत्ति देखी जाती है। संवहनीय वर्षा व ब्लॉक रेन, खंड वृष्टि, खंड वृष्टि की प्रवृत्ति देखी जाती है। मैंने पहले कहा था कि ये 2 चैप्टर में ढंग से पढ़ाऊंगा, बाकी ढंग से वो दूंगा क्या, नोट्स, फिर उनको कट 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 बोलते चलूंगा। इनमें क्या समझने की चीजें हैं, इसमें ये हो गया तो इसमें ये होगा, आगे समझ में। अगला लिखो सेकंड नंबर, 2 नंबर लगा के, वर्षा काल, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। 2 नंबर लगा के। पहले नंबर पे क्या पढ़ रहे थे अपन? ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल में चारों बातें देख ली ना, तापमान देख लिया, वायुदाब देख लिया, विंड देख ली और रेन देख ली चारों ही। और चरम की कंडीशन कहाँ रहती है? चूरू में। और चरम की कंडीशन कहाँ रहती है? उत्तरी राजस्थान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान रहता है, ठीक है। झालावाड़ में टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण क्या है? काली मिट्टी। और सिरोही में टेम्परेचर कम होने का कारण? ऊंचाई, ठीक है। सिरोही के बाद 33 जिलों में सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला जून माह में कौन सा है? टोंक। हाँ, टोंक। कौन सा है? टोंक। और टोंक के बाद चित्तौड़गढ़, ठीक है। सब और सबसे ज्यादा गर्म जिलों में कौन कौन है? तो चूरू, धौलपुर और श्रीगंगानगर। जैसलमेर में 45 डिग्री के लगभग ही टेम्परेचर रहता है, ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ध्यान दो, दिन खतरनाक गर्म हो जाते हैं, अर्थात दैनिक तापांतर ज्यादा होता है, ठीक है। रातें ज्यादा ठंडी हो जाती, तेज गति से ठंडी होती है। और रातें, मैं खुद कह रहा हूँ कि जब मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, अभी 15 दिन पहले की बात है, यहाँ से मैं अपने घर के लिए जाता, तो यहाँ टेम्परेचर मेरे को महसूस होता बहुत ज़्यादा। और जो मैं पत्रकार कॉलोनी की ओर जाता, टेम्परेचर डाउन होता जाता। और पत्रकार कॉलोनी के
बाहर निकलते ही तो भयंकर ठंडी हवाएं चलती। ठीक है, क्योंकि वहां ओपन एरिया है, खुला एरिया है, और संवहनीय प्रक्रियाएं चल रही, तो तेज गति से जमीन ठंडी हो जाती है। और अपने यहाँ ध्यान दो, गली मोहल्ले है, ठीक है, और ध्यान दो एसी भी चल रहे हैं, कारें चल रही है, पॉल्यूशन है, ठीक है, धूम कोहरे वाली स्थिति रहती है, डस्ट पार्टिकल जाता है, तो यहाँ ध्यान दो तापमान यकायक कम नहीं होता। जैसलमेर में ध्यान दो वनस्पति विहीन क्षेत्र है, लंबा चौड़ा खुला एरिया है, इसलिए तुरंत प्रभाव से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अतः दैनिक तापांतर तो सबसे ज्यादा कहाँ का है? जैसलमेर का। अब पढ़ते हैं अपन वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। इसका टाइम लिखो, जून से सितंबर, जून से सितंबर, जून से सितंबर। और अब इसमें नोट करो, इस ऋतु को ग्रीष्मकालीन मानसूनी ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु को ग्रीष्मकालीन मानसूनी ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी ऋतु कहा जाता है। राजस्थान की कुल वर्षा का, ये क्वेश्चन बार बार आता है, राजस्थान की संपूर्ण वर्षा का, कुल वर्षा का, टोटल वर्षा का, संपूर्ण कुल टोटल बात एक ही है, कुल वर्षा का 90% भाग इसी ऋतु में प्राप्त होता है। इसी ऋतु में प्राप्त होता है। अतः राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा या आर्द्रता वाले माह, ये सब टीचर्स भर्ती के सवाल चल रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा या आर्द्रता वाले माह, माह का मतलब महीने, जो बोलते हैं वैसे बोलना है। पहले कौन आएगा? गलावाड़ नहीं, जो बोलते हैं महा लिखा, मैं मामा जी का है हलवाई का महा, मैं का मतलब मामा जी, है का मतलब हलवाई, महा, महा का मतलब क्या होता? मंथ। मंथ में झालावाड़ कहाँ से आ जाएगा? झालावाड़ तो जिला है। एक सामान्य व्यक्ति से कि निम्न में से कौन सा महीने का नाम नहीं है? ए जनवरी, बी झालावाड़, सी फरवरी और डी जुलाई। तो झालावाड़ नहीं है। और मैंने खुदा महा लिखा है, तो सबसे पहले मैंने ये कहा है कि जो अपन बोलचाल की भाषा में बोले, तो पहले किसको लेते हैं अपन? जुलाई को। और बाद में किसको लेते हैं? अगस्त को। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि पहले जुलाई आएगा फिर अगस्त आएगा, जबकि किताबों में बहुत सी में अगस्त जुलाई दिया हुआ है। कि सवाल देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से महीनों में होती है? अगस्त में और जुलाई में, ऐसे दिया हुआ है। जबकि होना क्या चाहिए था? जुलाई अगस्त। ठीक है, राजस्थान में स्टार्टिंग में जब बरसात होती है वो बहुत तेज विस्फोटक गति से होती है, तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा जुलाई में है, और ह्यूमिडिटी की मात्रा भी सबसे ज्यादा कब है? जुलाई में। जबकि बहुत सारी पुस्तकों में बेटा अगस्त दिया हुआ है। तो आपको बोलचाल की भाषा में पहले किसको रखना है? जुलाई को, और बाद में किसको रखना है? अगस्त को। लिखो, जुलाई अगस्त माह में रहती है या होती है। जुलाई अगस्त माह में पहले जुलाई लिखना है और फिर अगस्त लिखना है। हाँ हाँ, मुझे पता है, हम टीचर हैं, हमारी आदत है। आप बनने वाले हो। ठीक है, पहले क्या आएगा? जुलाई, और फिर अगस्त। कभी देखा है ऐसा सीन? जब माँ बेटी ध्यान दो काफी टाइम तक बातें कर लेती है, ठीक है, खूब बातें कर ली, फिर भी बस में बेटी बैठ रही है और मम्मी छोड़ने आई है, तो जाते जाते भी उसे दो बात कहेगी जरूर कि देख उसका ध्यान रख लेना। ठीक है, बस रवाना हो रही है तो भी रोते रोते फोन कर देना, ये कर देना। अरे भाई 2 घंटे बैठ के पहले बात कर ली, तो हम टीचर, हम जाते जाते भी बोलते हैं वापस। और इसमें मेरी गलती नहीं है कि बचपन में आप ही लोग गाते थे क्या, तुम ही हो माता, तो किसके लिए गाते थे? हाँ, हमारे लिए तो गाते थे, टीचर्स के लिए तो गाते थे, प्रेयर करते थे ना।
तो वो प्रेयर, मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब की समस्त भारतीय है। याद आया कुछ? सच बताना, प्रतिज्ञा करते थे क्या? ये यूं कर लेते, समस्त भारतीय है, इसके भाई बहन है, एक को छोड़कर। बोलते थे क्या? चलो आगे चलो। इसी में आगे लिखो मानसून का आगमन। इसी के नीचे लिखो मानसून का आगमन। मानसून का आगमन, और इसमें दो सवाल है बच्चों, दोनों ही ध्यान से देख लेना। मानसून का आगमन, और ये अपना राजस्थान, और जल्दी से एक राजस्थान खींच लो, और दोनों तीनों बातें इसी में नोट डाउन कर लो। ज्योग्राफी से पता चल रहा आप राजस्थान के निवासी हो, बाकी हिस्ट्री से पता नहीं चलता इतना। हिस्ट्री तो यूरोप तक जाती है, जा रही है ना हिस्ट्री यूरोप तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये वो। 15 जून, 15 जून, और हवाएं कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी अरब सागरीय मानसूनी विंड। 15 जून ही तो लिखा है। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागरीय मानसूनी पवनें। और पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है बांसवाड़ा। 15 जून। अंतिम जिला कौन सा है? तो अंतिम जिला है प्यारा सा जैसलमेर। और जैसलमेर तक आते आते टाइम हो जाएगा बेटा, ठीक है, लगभग 15 जुलाई। 15 जुलाई। ये तीर ज्यादा लगा देना जैसे मैंने लगाए। और उधर से आ रही है बेटा विंड जो है वो बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी, इन्हें कहते हैं पुरवाई। इन हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवाई। बंगाल की खाड़ी की विंड। और ये सबसे पहले एंटर करती है कौन से जिले में? धौलपुर में। धौलपुर। और ये एंट्री कब होती इनकी? तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में, जुलाई के सेकंड वीक में। अब जुलाई का सेकंड वीक है तो तारीख कितनी होगी? लगभग 7-8 तारीख होगी। बोलो, 7-8 जुलाई। कौन सी जुलाई? 7-8 जुलाई। उस समय स्कूल खुलने का टाइम था, याद करो। किताबें कॉपियां खरीदते थे ना। छठी सातवीं आठवीं, याद करो, स्कूल जाते थे। शुरू शुरू में तो नहीं, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 तारीख के लगभग भयंकर बरसातें शुरू हो जाती थी। ठीक है। और उस समय बैठे बैठे अधिकांश आप में से ये दुआ करते थे कि बरसात सुबह सुबह आए। तो रात को बरसात नहीं आए। बरसात कब आए बेटा? 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, जितने में तो मम्मी मना कर देगी स्कूल मत जा। ठीक है। वास्तव में कर सोचते थे क्या? नहीं होता था बहुत सी बार। मेरे साथ तो होता था। ठीक है। मेरे साथ तो होता, और मैं सोचता भी था कि आज की छुट्टी मिल जाए, बल्ले बल्ले हो गई, मजे हो गए। ठीक है। इसका मतलब ध्यान दो कि जो घटनाएं पहले घटी है वो भविष्य में भी घटेगी। इसीलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास ही तो है जो मैं जी चुका, उसके बाद आप लोगों ने जिया। ठीक है। और मेरे से पहले भी लोगों ने जी लिया। और बरसात ज़्यादा आती थी तो मैं स्कूल जाने से कतराता था, और मज़े आते थे, छुट्टी हो जाती 2-4 दिन की। मैं तो यहाँ तक अनुमान करता बेटा ये स्कूल की बिल्डिंग ही गिर जाए। स्कूल की बिल्डिंग ही गिर जाए, इतनी बरसात आए।
तो वो देखो, बात कब की, 92 की है। मैंने 10th कब पास किया, 92 में। कब किया, 92। अब देखो ध्यान से सुनो, इंग्लिश आती नहीं थी, विज्ञान में लोचे थे, बड़े बड़े पंगे थे, साइंस में इंग्लिश आती नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि छठी क्लास से तो इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। हमें 8वीं 9वीं में जाके पता चला कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी, ठीक है, दोनों अलग अलग होती है। दोनों अलग अलग होती है। और गणित में तो ध्यान से सुनो, ऐसी कंडीशन थी कि कुछ त्रिभुज विभुज के याद थे, बाकी ये पता नहीं था कि ए के साथ प्लस बी, और कभी ध्यान दो एम के साथ प्लस एन, और एक्स के साथ कभी वाई। हमें ये पता नहीं चला कि ये आते क्यों हैं। इस ए के साथ कभी टीचर आता बी लगा जाता, कभी एम के साथ आता एल लगा जाता, और कभी एक्स के साथ वाई लगा जाता। ये क्या चक्कर है यार, ये है क्या लफड़ा। तो ये तो कह रहा हूं, मैथ में तो था क्या, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस में होशियार थे, इतिहास में, पॉलिटी में और ज्योग्राफी में, जो अपने आप सीख लिए। तो फिर ऐसे बच्चे यही तो अनुमान करेंगे कि बिल्डिंग टूट जाए। नोट कर लिया इसको। अब इसमें एक सवाल और ध्यान में रखना आपको, मानसून की विंडो किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। एंट्रेंस गेट ऑफ मानसून या मानसून विंडो किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को। सबसे अंत में मानसून कौन से जिले में पहुंचता है, जैसलमेर में। और सबसे पहले कौन से जिले में पहुंचता है, बांसवाड़ा में। और पूर्वाई यानी बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले कौन से जिले में पहुंचता है, धौलपुर में, ध्यान रखना। और दोनों मानसून आमने सामने कौन से जिले में सबसे पहले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टीचर्स भर्ती का है। और ध्यान से सुनो, L1 में आया हुआ सवाल है पिछले बार के पेपर मेंस में, तो झालावाड़ में। देखो झालावाड़ की कंडीशन देखो, ये यहां आ गया और ये यहां आ गई, ये इधर वाली हवा, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी की, और ये कौन सी, अरब सागर की। दोनों सबसे पहले कहां आकर मिलती है, झालावाड़ में। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान दो, वज्र तूफान कहां आते हैं, झालावाड़ में। वज्र, रे कहां लगाऊं बेटा, जे के नीचे है वज्र, हाँ, वज्र तूफान। सबसे ज्यादा वज्र तूफान यानी थंडर स्ट्रॉम कौन से जिले में आते हैं, झालावाड़ में। राजस्थान में मानसून आगमन 15 जून या फिर 16 जून, दोनों में से एक को देखना है, बांसवाड़ा जिले से कौन से जिले से, बांसवाड़ा जिले से। बांसवाड़ा जिले से सबसे अंत में मानसून का आगमन, जिला कौन सा, जैसलमेर। 15 जुलाई पहुंच जाती है, कितनी जुलाई, 15 जुलाई। राजस्थान में मानसून प्रसार की अवधि 1 माह। मानसून प्रसार का टाइम, राजस्थान में मानसून प्रसार का टाइम, हाँ, वेरी गुड, जल्दी बताओ, 1 महीना कहां से कहां, 15 जून से 15 जुलाई, हो गया ना 1 महीना। 15 जून से 15 जुलाई।
इधर का ये बिगड़ क्यों गया? ये क्या आ गया भाई? उल्लू आ गया, उल्लू। मैंने ऐसा क्या दबा दिया इसमें? वापस होम में। ये तो इसमें वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड। अब अच्छा, ये 4 थे क्या ये? इसमें विंडो यही है ना? हाँ। बोर्ड भी नहीं चाह रहा। क्या कह रहा है ये लो एग्जिट हो गया। अब ये कौन सा बोर्ड आ गया? वाइट बोर्ड फाइल। चलो ठीक है, कल कर लेंगे।